सियासत में जारी बंगले पर बवाल के साथ पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगले को लेकर बिहार में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो राबड़ी देवी ने 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करने से ही साफ इनकार कर दिया था, पर अब उन्होंने सरकार को एक पत्र लिखकर एक मांग रख दी है और कहा है कि अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो वो बंगला खाली कर देंगी। अब वो मांग आखिर क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड छोड़ने को तैयार, सरकार से पत्र लिखकर की अनोखी मांग। लालू प्रसाद के लिए बनाए अलग से कमरा, कमरा बनने के बाद ही खाली करेंगी बंगला। बोला के खाली कर रहा है, फोन बोला हम नहीं खाली करेंगे। अब तक 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली नहीं करने की जिद पर अड़ी पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपना फैसला बदल लिया है। अब वो अपने नए आवंटित बंगले 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने को तैयार है, पर इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर लालू प्रसाद के लिए नए बंगले में अलग से एक कमरे की मांग की है। पत्र में लिखा गया है कि लालू प्रसाद को इन्फेक्शन का खतरा है। डॉक्टर ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। नए बंगले में अलग से कमरा होगा तभी शिफ्ट करेंगे। उसके प्रति गंभीरता जरूरी है और बचाव भी जरूरी है। उस बाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समय उन्हें अलग से सुरक्षित किया गया था। तो ज्यादा खाड़ी रोड में तो कुछ बनाना था सरकार को, जो सरकार बना देगा 2 मिनट नहीं लगेगा। किस बात का देर है, खाली हो जाएगा, क्या मतलब है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि फिलहाल राबड़ी देवी को आवंटित बंगले की संरचना कैसी है। राबड़ी देवी को अलॉट किया गया बंगला 2 मंजिला है। इस बंगले में कुल 6 बड़े बेडरूम हैं। निचली मंजिल पर 4 से 5 कमरे हैं। ऊपरी मंजिल पर भी लगभग इतने ही कमरे हैं। बंगले में शानदार ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, बैठने के लिए बड़ा हॉल, गेस्ट रूम। बंगले में मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन भी किया गया है। बंगले में स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर भी है। यानी राबड़ी देवी को आवंटित बंगला बिहार के कई मंत्रियों के बंगले से भी बड़ा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने राबड़ी देवी की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। सरकार के हर मंत्री या हर पदासीन व्यक्ति को सरकार के जो नियम कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर उन्होंने कुछ लिखा है उसमें जो फैक्ट होगा, तथ्य होगा, उसके आधार पर सरकार जरूर फैसला लेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार राबड़ी देवी की मांग स्वीकार करती है या फिर नहीं। पर एक बात साफ है कि अब राबड़ी देवी ने बंगला खाली नहीं करने की हट जरूर तोड़ दी है। बिहार की सियासत में 5 देश रत्न मार्ग का बंगला एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को सरकार ने आवंटित कर दिया है, जिसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है, क्या आने वाले समय में कहीं निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री तो नहीं बनने वाले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री आवास के बाद 5 देश रत्न मार्ग सियासत का दूसरा पावर सेंटर माना जाता है। इस बंगले का सियासी इतिहास पुराना है और एक आध बार छोड़ दें तो इस बंगले में डिप्टी सीएम ही रहते आए हैं। 5 देश रत्न मार्ग में डिप्टी सीएम के रहने की एक लंबी फेहरिस्त है। सुशील मोदी, तेजस्वी यादव 2 बार, तारकिशोर प्रसाद, सम्राट चौधरी 2 बार इस बंगले में रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस बंगले का डिप्टी सीएम या मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रियों से पुराना नाता है। अभी जो वर्तमान के दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो पहले से आवंटित अपने आवास में ही रहना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री को यह आवास आवंटित करने की व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के तहत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय निशांत कुमार जी को यह आवास आवंटित कर दिया गया है। अब निशांत कुमार को जैसे ही ये बंगला आवंटित किया गया, इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि निशांत की भूमिका सरकार में क्या बदलने वाली है। क्या आने वाले समय में निशांत बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? निशांत की पहले भी चर्चा डिप्टी सीएम बनने की हो रही थी, लेकिन बाद में वो मंत्री बने।
लेकिन आने वाले समय में निशांत की भूमिका बदल सकती है, ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो आवास आवंटित किया गया है, क्या डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत? डिप्टी सीएम बनने के बाद आवास आवंटित होता है, तब न डिप्टी सीएम का आवास होता है। ये आवास उनको मंत्री के रूप में दिया गया है। 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला बिहार की सियासत के लिए बेहद खास है। हालांकि मौजूदा सरकार में दोनों डिप्टी सीएम इस बंगले में रहने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके पीछे उनका तर्क ये है कि वो लंबे समय से अपने बंगले में रहते आए हैं, लेकिन विपक्ष ने इसी बहाने एनडीए की राजनीति पर चुटकी ले ली है। जब से सम्राट चौधरी जी एक अन्य मार्ग और 5 देश रत्न को एक बड़ा कैंपस 15 एकड़ का बना लिया, तब से सम्राट चौधरी की लगातार किरकिरी हो रही थी। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले लगातार निशांत कुमार जी का कद छोटा कर रहे थे, कुछ तरह तरह की बातें उनके बारे में बोल रहे थे। अब सम्राट चौधरी जी ने एक तीर से 2 निशान बना लिया। फिलहाल बिहार में बंगले पर राजनीति खूब हो रही है, चाहे 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला हो या फिर 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला। इन दिनों बंगला और बंगले पर जारी सियासी खेल जनता बखूबी देख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार देर शाम किया गया। प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद पूरे इलाके में शोक और गुस्से का माहौल है। वहीं अब यह मामला राजनीतिक रंग भी पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की, तो बीजेपी विधायक ने खान सर का पाकिस्तानी कनेक्शन बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें सहरसा की हैं। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन सर के गांव धमसेना की है। सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब किसी राजनीतिक रैली का नहीं, बल्कि एक भाई को खोने के गम और इंसाफ की मांग का है। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत के बाद कल देर शाम उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस दौरान माहौल बेहद गमगीन था और रोशन आनंद के समर्थकों की भारी भीड़ दुख में शरीक होने पहुंची थी। इस अंतिम विदाई से तनिक पहले सबसे भावुक तस्वीर भी सामने आई, जब खुद रोशन आनंद बेउर जेल से रिहा होकर सीधे अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। अपने कलेजे के टुकड़े को आखिरी विदाई देने से पहले घर की बालकनी में खड़े होकर अपना दर्द बयां किया, अपनी आप बीती बताई। हमें बर्बाद कर दिया गया है, हमारा सब कुछ लूट गया है, हमारे जीवन का जो सबसे अनमोल रत्न था, जो बहुमूल्य रत्न था, वो हमने खो दिया है। अब इंसाफ आपको दिलाना होगा। जिस प्रकार प्रिंस मेरे लिए तत्परता से हमेशा खड़ा रहता था, उसी प्रकार आज आप भी प्रिंस के रूप में खड़ा है। इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। लेकिन कोचिंग विवाद और प्रिंस यादव की इस संदिग्ध मौत ने अब बिहार में एक बड़ा सियासी तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मामले में एक बेहद चौंकाने वाली और बड़ी मांग कर दी है। तेजस्वी ने पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय मामला बताते हुए सरकार से एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई हो। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद राजनीति में बयानों का सैलाब आ गया है। सत्ता पक्ष और बिहार के कई बड़े नेताओं ने पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का राजनीतिक स्टंट करार दिया है, तो वहीं कुछ नेता इसे बेहद गंभीर मानकर जांच की बात कह रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से बिहार सरकार और दूध का दूध और पानी का पानी इसमें होगा। अगर कोई गलत किया है तो बचेगा नहीं। इसी बीच
बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और फैजल खान यानी खान सर पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि फैजल खान बहुरूपिया है, इसका पाकिस्तान और नेपाल से संपर्क है। ये फैजल है कि अफजल है कोई ठीक नहीं, इसका पाकिस्तान तक से रिश्ता है, नेपाल से कनेक्शन है। ये फर्जी आदमी है पूरी तरह। मैं पहले भी कहा हूँ, एक नंबर का एक खनमा बदमाश है, सब कुछ चीट करने का काम करता है। कुल मिलाकर प्रिंस यादव की मौत अब सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं बल्कि बिहार की सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं, क्या प्रिंस यादव की मौत के पीछे वाकई कोई बड़ी साजिश है या फिर इस पर सिर्फ राजनीति चमकाई जा रही है? लेकिन जनता और रोशन आनंद के समर्थक अब सिर्फ और सिर्फ सच के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। बिहार में अपराध और शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गोपालगंज में शराब तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई तो वहीं गयाजी में 45 लाख की लूटकांड के 2 फरार आरोपियों को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। जो अपराध आपके साथ करेगा उसको जवाब 48 घंटे में पुलिस हमारी देने का काम करेगी। साथ में तो सुना आपने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को, जिन्होंने साफ संदेश दिया, अपराध छोड़ दो वरना पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से फ्री हैंड है। इसी सख्त रुख का असर अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है। गोपालगंज के श्रीपुर थाना क्षेत्र के बंशी बतरहा गांव के पास अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब वाहन जांच के दौरान शराब तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने यूपी से आ रही एक संदिग्ध कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार तस्करों ने वाहन को बैक गियर में लेकर ड्यूटी पर तैनात दारोगा संतोष कुमार को कुचलने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग किए जाने का भी आरोप है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार घायल हो गया। उधर गयाजी में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चर्चित 45 लाख रुपए के लूटकांड में फरार चल रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। आमस थाना क्षेत्र के बनाही मोड़ के पास पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दोनों आरोपियों को पैर में गोली लगी। घायल अपराधियों की पहचान सुनील कुमार उर्फ सुजीत चौधरी और श्रवण कुमार के तौर पर की गई है। आपको बताते चलें कि 27 मई को गुरुआ बाजार में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मारकर करीब 40 लाख रुपए के गहने और 5 लाख रुपए नकद लूटे गए थे। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को धर दबोचा है। मैंने पुलिस को कहा, कोई अपराधी हो उसको पहले दिन हाथ जोड़कर कहिए कि बिहार छोड़कर चले जाओ, तुम्हारी भलाई है। और बिहार नहीं छोड़ता है, और यदि अपराध करता है तो एक तरह से चैलेंज माना जाएगा, और यदि उसने चैलेंज किया तो उसको 48 घंटे में जवाब भी हमारी पुलिस देने का काम करेगी। बिहार में अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। गोपालगंज में शराब तस्करों के खिलाफ मुठभेड़ हुआ तो गया में लूटकांड के आरोपियों पर शिकंजा। पुलिस साफ संदेश देने की कोशिश में है कि अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और गयाजी से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट। और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां अश्लील गानों पर सरकार सख्त हो गई है। यानी अश्लील गाने पर सरकार का अब सख्त एक्शन होगा। कला एवं संस्कृति विभाग का पत्र जारी हुआ है। गृह विभाग को ये पत्र लिखा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अश्लील और डबल मीनिंग वाले गानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। जाति सूचक गानों पर भी रोक की मांग की गई है इस पत्र के जरिए। यानी सार्वजनिक जगहों पर ऐसे गाने बजाने पर एक्शन लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। और ये पत्र भी आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये पत्र भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस पत्र के जरिए मांग की गई है, सरकार ने कहा अश्लीलता से हिंसा बढ़ रही है और सामाजिक अशांति हो रही है।
न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, और इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है? कला एवं संस्कृति विभाग के जो सचिव हैं प्रणव कुमार, उन्होंने लिखा है गृह विभाग को, गृह सचिव को, और इस पत्र में साफ तौर पे उल्लेख किया गया है कि जो अश्लील या दुर्व्यर्थी या जाति सूचक गाने हैं उसके प्रसारण और प्रभावी नियंत्रण जो है वो किया जाए, प्रसारण के लिए रोक लगाया जाए। और पत्र में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि दुर्व्यर्थी और अश्लील जाति सूचक जो गाने होते हैं वो भावनाओं को भड़काने वाले होते हैं, और इसका असर जो है वो समाज में पड़ रहा है। समाज में जो आपसी भाईचारगी है, सौहार्द है, वो बिगड़ रहा है, वैमनस्यता जो है वो बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, शांति बढ़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन गानों पर तत्काल रोक लगाई जाए। और साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह के गाने बजाएगा या इस तरह के गाने जो है वो किसी शादी समारोह में या दूसरी जगह कार्यक्रम में होंगे तो उनके आयोजकों। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। मधुबनी से एटीएस और अन्य एजेंसियों ने एक मौलवी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया है। दावा है कि वो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था जिसमें पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। सवाल बड़ा है कि जिस मिट्टी में रहते हैं, जिस देश का अन्न खाते हैं, उसी देश के खिलाफ साजिश क्यों? ये रिपोर्ट देखिए। मासूमों को पढ़ाता था सबक, खुद निकला देश का दीमक। देश में खान पान और निवास, फिर क्यों विश्वासघात का प्रयास। मदरसे की आड़ में नफरत का खेल, अब सीधा कटेगी भोपाल की जेल। कहते हैं कि इंसान कितना भी लालची हो जाए लेकिन कम से कम उस थाली में छेद नहीं करता जिसमें वो खाता है। मगर जब चंद रुपयों और सरहद पार के आकाओं के लिए जमीर मर जाए तो अपनी ही मातृभूमि से गद्दारी का ऐसा ही घिनौना खेल सामने आता है। तस्वीरें मधुबनी से हैं, जहां भवारा उर्दू मोहल्ला में सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रद्रोह के संगीन आरोप में एक संदिग्ध मौलवी को दबोचा है, जिसने इलाके से लेकर पूरे सूबे की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। जिस देश का खाना उसी से दगा क्यों करना? उसी देश की पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत कोई कैसे कर सकता है? तालीम देने वाला मौलवी ही निकला नमक हराम। मदरसे में तालीम या देश के खिलाफ साजिश का गेम। गिरफ्तार शख्स की पहचान 55 साल के इजराहुल हक के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पंडौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हैरान करने वाली बात यह है कि इजराहुल हक पेशे से एक मौलवी है और मदरसा इस्लामिया में मासूम बच्चों को तालीम देता था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो शख्स खुद देशद्रोह की संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हो, वो मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहा होगा? जब पुलिस ने उसे दबोचा तब वो इसी मदरसे में चैन की नींद सो रहा था। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं, बल्कि इसे अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश और बिहार की एटीएस का संयुक्त ऑपरेशन। डीआईयू, पटना और मधुबनी पुलिस भी रही शामिल। एजेंसियों ने नगर थाने में सौंपा गिरफ्तारी मेमो। कड़े शब्दों में लिखा कि इजराहुल हक राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में लिप्त है। मौलवी भोपाल के एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था जिसमें कई पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल थे। देश की सुरक्षा से जुड़ी साजिशें इस ग्रुप में रची जा रही थी। लेकिन इस पूरी घटना ने देश के हर सच्चे नागरिक के मन में एक गहरा और तीखा सवाल छोड़ दिया कि जिस देश में रहते हैं, जहां की हवा में सांस लेते हैं, उस देश से आखिर ऐसी गद्दारी क्यों? फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच आपको बड़ी खबर सीतामढ़ी से बताते हैं, जहां सड़क किनारे 30 बोरे में सरकारी दवाएं लावारिस हालत में पड़ी मिली है। सरकारी दवाओं के सड़क किनारे मिलने के बाद सनसनी फैल गई। खबर फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जुट गई। सूचना पर स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर पहुंचकर दवाओं की जांच की है। जांच में अधिकांश दवाएं एक्सपायर्ड पाई गई। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में सरकारी दवाएं सड़क किनारे कैसे पहुंची और इन्हें वहां किसने फेंका है। इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग और दवा प्रबंधन व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इधर सड़क किनारे सरकारी दवाओं के बोरे मिलने की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि यदि दवाएं एक्सपायर्ड थी तो उसे नियम के मुताबिक डिस्पोज करना चाहिए था।
ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज 18 भी ये सवाल पूछता है, सरकारी दवा को सड़क किनारे आखिर किसने फेंका? सवाल ये, एक्सपायर्ड दवाएं थी तो डिस्पोज क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी उठ रहा है, क्या दवा फेंकने के पीछे कोई बड़ा खेल है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, भारी मात्रा में दवाएं कैसे एक्सपायर्ड हो गईं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मरीजों को दवाएं नहीं दी गई थी? और इस बीच रुक कर रहते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मधुबनी से बड़ी खबर मिल रही है, बुजुर्ग ने खुद को आग लगा ली। जानकारी के मुताबिक जमीन विवाद का मामला था, दखल दिहानी कराने टीम पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर यह टीम पहुंची थी। टीम के सामने ही बुजुर्ग ने खुद को आग लगा लिया। विरोधी पर लगा है आग लगाने का आरोप। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मधुबनी में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम गई थी। बताया जा रहा है कि दखल दिहानी कराने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी और तभी बुजुर्ग ने खुद को आग लगा लिया है। केस चले छले जमीन पर, एकरा संगे केस चले छले से घर में घुस के आग लगा देलके, घर तोड़ल आयल छले सब। केकरा आग लगा? पुलिस सब। हमरा बात के कथी नाम है? राजेंद्र ठाकुर। अच्छा, वो घर में केना घुस? पुलिस प्रशासन छले ठाम? हम सब नहीं तोड़ा देलिए, त बैठ रहलिए। हमर बाप दवाई पिए छले, ओकरा घर में घुस के आग लगा देलके, पूरा घर जला देलके। के लगेलके आग? नहीं। मुजफ्फरपुर में करीब 25 लाख की जब्त शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। उत्पाद थाना परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कैमरों की निगरानी में शराब नष्ट किया गया है। उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में देसी, विदेशी और नकली शराब जब्त की थी, जिसे थाना परिसर में रखा गया था। डीएम के आदेश के बाद इन सभी जब्त शराबों को बुलडोजर की मदद से नष्ट कर दिया गया। 39 कांडों में जब्त 2800 लीटर शराब को नष्ट किया गया है। आज मध्य निषेध थाना मुजफ्फरपुर द्वारा विभिन्न कांडों में पकड़े गए देसी शराब, विदेशी शराब, स्ट्रीट बियर और नकली विदेशी शराब से बरामद ढक्कन, रैपर, इन सभी अवैध शराब से संबंधित मटेरियल का विनष्टीकरण जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार उनके द्वारा प्राप्त आदेश के आलोक में उपस्थित दंडाधिकारी के समक्ष हम लोग कर रहे हैं। नीट री एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नीट री एग्जाम का प्रश्न पत्र पटना पहुंच चुका है। वायुसेना के विशेष विमान से पेपर लाया गया है। कड़े पहरे के बीच नीट का प्रश्न पत्र रखा गया। सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम देखने को मिले हैं। 21 जून को दोबारा नीट की परीक्षा होगी। 3 जून की परीक्षा रद्द होने के बाद एक्शन में है पूरी प्रशासन। और इसके साथ ही देखो, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसी विमान से नीट री एग्जाम का पेपर जो है वो पटना पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम पेपर रखे गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इस बार कोई चूक ना हो, इसके लिए बड़ी तैयारी दिख रही है। जी, जिस तरह से पिछली बार 3 जून को जो एग्जाम हुए थे और एग्जाम में जिस तरह से धांधली की बात सामने आई थी और उसके बाद परीक्षा को रद्द किया गया था, तो इस बार सरकार ने काफी कड़े सुरक्षा के नियम बनाए हैं। यहाँ तक कि जो प्रश्न पत्र हैं वो हवाई सेवा के द्वारा प्रश्न पत्र जहाँ भेजे जा रहे हैं और पटना भी जो प्रश्न पत्र नीट का पहुंचा है वो वायुसेना के विमान से पटना पहुंचा है और कड़ी सुरक्षा के बीच गुप्त स्थान पत्र प्रश्न पत्र को रखा गया है। सुरक्षा की बात करें तो काफी सावधानी बरती जा रही है कि इस बार इस तरह की कोई परेशानी ना हो और जो परीक्षा है वो अच्छे तरीके से संपन्न हो। 21 जून को इस बार जो नीट की जो री परीक्षा है वो 21 जून को ली जाएगी। तो सरकार और विभाग पूरे काफी सतर्कता बरत रहा है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। बिहार में जल्द ही जमीन विवादों पर विराम लगने वाला है और लोगों की परेशानी भी खत्म होने वाली है। राजस्व विभाग की माने तो 15 अगस्त तक राज्य के 5 जिलों में जमीन सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और जल्द ही बाकी 38 जिलों में के 534 अंचलों में भी सर्वे का काम पूरा होगा।
बिहार में जमीन से जुड़े विवाद जल्द खत्म होने वाले हैं और 5 जिलों में जल्द ही इसका परिणाम भी देखने को मिल सकता है। राजस्व विभाग की माने तो राज्य में 15 अगस्त तक 5 जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही भूमि संबंधित जो विवाद है उस पर हमेशा के लिए लगाम भी लग जाएगा। राजस्व विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटरिंग में जुटे हुए हैं। बता दें आपको कि जहानाबाद, शेखपुरा, अरवल, शिवहर और लखीसराय जिला ऐसे हैं जहां पर जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा। बताते चलें कि भूमि विवादों के कारण आपराधिक घटनाएं और हत्याएं लगातार हो रही है और इन मामलों को रोकने के लिए जमीन से जुड़े रिकॉर्ड लगातार सुधार किए जा रहे हैं और इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का अधिकारियों को टास्क दिया गया है। इन 5 जिलों में सर्वे काम में लगे तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें राजस्व विभाग के अन्य अभियानों से अलग रखा गया है। इनमें सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और राजस्व अधिकारी शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती का आदेश भी जारी किया गया है। अब पूरे राज्य के सभी 38 जिलों में 534 अंचलों में सर्वे का काम चल रहा है। इसमें कुल 14,000 सर्वे कर्मी लगे हुए हैं। बता दें आपको कि 90 साल बाद जो है सर्वे का काम शुरू हुआ है। 8,000 गांवों के पुराने खतियान जो है गायब थे और 90 साल बाद ये आपको असरदार होने वाला है क्योंकि सूबे में कुल 1.82 करोड़ रैयत यानी जमीन मालिक हैं। 100 साल पुराने खतियान और बड़े पैमाने पर आपसी बंटवारा नहीं होने से मामला जो है पेचीदा बनता जा रहा था। बावजूद राजस्व विभाग ने चुनौतियों का सामना किया। बड़ी परेशानी यह है कि राज्य के 45,000 गांवों में से करीब 8,000 गांवों के कैडेस्ट्रल खतियान गायब हैं। उस पर भी लगातार काम चल रहा है। यानी फिलहाल 5 जिले जो हैं अभी एक तरह से आगे बढ़े हैं जहां पर सर्वे का काम पूरा कर लिया जाएगा और अभी ये भी कहा गया है कि बंटवारा अगर नहीं हुआ है तो भी नहीं रुकेगा सर्वे। यानी अगर आपके परिवार में जमीन का आपस में बंटवारा नहीं हुआ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जमीन का सर्वे उन्हीं पूर्वजों के नाम पर बरकरार रह जाएगा जिनके नाम पर वह पहले से दर्ज है। तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं, सचिव से लेकर कर्मचारी तक, वो इस अभियान में जुटे हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त के बाद ये परिणाम आपके सामने होगा और धीरे धीरे राज्य के 38 जिलों में भी सर्वे का काम जो चल रहा है वो भी पूरा किया जाएगा और विवादों पर हमेशा के लिए एक तरह से विराम लग जाएगा। कैमरामैन संत के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। हाजत में बंद युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। तत्कालीन थानाध्यक्ष को पिटाई भारी पड़ी है। मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता से इसे लिया है। तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के भीतर एफआईआर करने के आदेश हैं। राज बल्लभ प्रसाद के खिलाफ एफआईआर। पानापुर करियात थाना क्षेत्र का ये मामला है। 11 मार्च 2025 की एक घटना है। रोशन को बेरहमी से पीटा गया था, हाथ पैर बांधकर पीटा गया था। थानाध्यक्ष ने 1 लाख कैश मांगे थे।